हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चरक सूत्र 17th चैप्टर केंद्र शिरे से अध्याय। हमने लास्ट पार्ट में क्षय तक देखा था, 18 क्षय। अब हम देखेंगे ओज। ओज के बारे में पहले तो एक कोटेशन है, इसमें जैसे भंवरे से तुलना की गई, जैसे भंवरा जैसे फल पुष्प से रस इकट्ठा करके मधु बनाता है, उसी प्रकार अपने कर्मों से मनुष्य ओज का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे भ्रमरे फल पुष्पेभ्यो यथा संबृहते मधु तद्वद ओजः स्वकर्मेभ्यो गुणेः संबृहते नृणम्। अभी श्लोक याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यूजी लेवल में भी पूरा श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भंवरे से तुलना किसकी गई है कि ओज की। अगर भंवरा ऐसा भ्रमर करके आया, बस इतना ध्यान रखो कि अगर भ्रमर पहला वर्ड अगर भ्रमर आया है, भौरा आया है, तो हमने किस में टिक लगाना है? ओज में, ठीक है। भौरे से रिलेटेड भ्रमर जिस भी कुछ श्लोक दिया कि ऐसे करके आपने सिंपल ये भ्रमर देखना है बस। अगर भ्रमर आया है तो आप ओज में टिक लगाओगे, ठीक है। ऐसा आएगा। ये कोटेशन किसके रेफरेंस में कही गई है, तो आपको ओज में टिक मारना है, ठीक है। तो ये रेफरेंस किसके ये कोटेशन किसके रेफरेंस में कही गई है? ओज के। भौरा देखना है बस, भौरा देखा, ओज में टिक, ठीक है। अब इसका लक्षण, ओज का लक्षण, ओज के दो प्रकार से लक्षण बताएं। पहले में कहता है कि हृदय तिष्ठति यत् शुद्धम रक्तम ईषद सपीतकम, मतलब कि हृदय में निवास करता है। ओज का स्थान क्या होता है? हृदय में, और ये शुद्ध होता है, और इसका वर्ण क्या होता है? रक्त, और ईषद पीतकम मतलब हल्का येलोइश टिंच लिया हुआ रक्त वर्ण का होता है, ठीक है। अब क्या कहा गया, इंपॉर्टेंट है बहुत इसके बारे में, कि तन्नाशा ना विनश्यति, ये याद करना है। ये कोटेशन हर किसी को याद होनी चाहिए। तन्नाशा ना विनश्यति मतलब अगर ओज का नाश हो जाए, ओज का नाश होने से मनुष्य का विनाश हो जाता है। मतलब ओज से ही हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर में ओज का नाश हो जाए तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कोटेशन है, याद रखने की, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद फिर दूसरे प्रकार में चरक कहते हैं कि प्रथमम जायते है ओझा, ऐसे लिखते हैं कि प्रथमम जायते है ओजो, मतलब हमारे गर्भ में जो प्रथम बार ओज बनता है उसके स्पेसिफिकेशन दी है कि वो कैसा होता है? सर्पीवर्ण, मधुरस व लाजागंधी। जैसे ये इसको हम ले सकते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ में, ठीक है। जो गर्भ में होता है इंट्रायूटेराइन में, जो प्रथम ओज बनता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में, वो कैसा होता है? सर्पीवर्ण का, मधुरस का, लाजागंधी का। और जब बाद में आफ्टर बर्थ जो होता है वो कैसा होता है? रक्तम ईषद सफेद का, ठीक है। अब अगर जिसको ये याद नहीं होता कि किसके आगे रस था, किसका वर्ण था, किसका गंधी था, जैसे लाजा रस बोल देते हैं या सर्पी रस बोल देते हैं, ठीक है। तो रस किसके आगे? मधु, गंधी या लाजा, वर्ण है सर्पी, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे मैं बताती हूँ आपको। मधुर क्या होता है? रस होता है ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ना। तो मधु जहां आ रहा है तो उसके आगे क्या होगा? रस, ठीक है बस। और लाजा गंधी या सर्पी वर्ण है, इन दोनों में ही कंफ्यूजन होती है। तो अब ऐसे याद होगा कि मधुर क्योंकि रस होता है तो इसलिए मधु के साथ आ रहा है, तो रस मधु, रस मधु, रस युक्त, लाजा गंधी और सर्पी वर्ण के समान ओज होता है। और कौन सा ओज है वो? जो प्रथमम जायते है ओज है, जो ओज प्रथम बार निर्माण होता है गर्भ में। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सात प्रमेय पीड़िका। आचार्य चरक प्रमेय पीड़िकाओं को कितना बोलते हैं? सात, ठीक है। चरक ने सात बोली है। कौन कौन सी? शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सर्षपी, विंता, अलजी, विद्रदी। ये किसके अकॉर्डिंग है? चरक के अकॉर्डिंग, ठीक है। सुश्रुत और वाग्भट 10 प्रमेय पीड़िका को मानता है, चरक वाली 7 प्लस मसूरिका, पुत्रिणी, विदारिका। अब काश्यप 8 प्रमेय पीड़िकाएं मानती है, 8 में क्या क्या? चरक के 7 प्लस अरुंशिका। अब भोज कितनी सी पीड़िकाएं मानते हैं? प्रमेय पीड़िका 9, उसमें क्या है? चरक की 6, 6 में चरक के 7 थी, अब चरक के 6 मानी, एक कौन सी नहीं मानी? विंता, ठीक है। इसने विंता मानी थी, चरक ने, भोज ने विंता नहीं मानी है। तो चरक के 6 प्लस 3, कुलतिका, पुत्रिणी, विदारिका। तो भोज ने कितनी मानी? 9। ये याद होना चाहिए पीजी पॉइंट ऑफ व्यू। जो यूजी के बच्चे हैं उन्हें बस चरक का 7 याद करना है, इनके नाम, और आगे जो मैं बताऊंगी। यूजी वालों को, जो बीएमएस वाले बच्चे हैं, उनको ये याद नहीं करनी है, जो रेस्ट आचार्य है अचरक से एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखो इसका निमोनिक, जो ये सुश्रुत वाग्भट ने जो एक्स्ट्रा माने और भोज ने जो एक्स्ट्रा माने ना, अरुंशिका तो याद हो जाता है क्योंकि, तो ये याद नहीं होते। कुल्लतिका, पुत्रिणी, विदारिणी, विदारिका, और मसूरिका, पुत्रिणी, विदारिका। पुत्रिणी विदारिका तो दोनों का सेम है, भोज का और सुश्रुत का, सुश्रुत वाग्भट का, बट एक अलग है। मसूरिका, सुश्रुत वाले में मसूरिका है और भोज वाले में कुल्लतिका है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल्लतिका किसने मानी है? भोज। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कुल्लतिका, ये कुल्लतिका, ये प्रमेय पीड़िका किसने मानी है? तो भोज ने मानी है। अब इसका निमोनिक है, देखो। सुश्रुत और वाग्भट सेज, सुश्रुत वाग्भट सेज मतलब सुश्रुत और वाग्भट क्या कहते हैं कि विदारिका मेरी पुत्री है, ठीक है।
सुश्रुत और वाग्भट तो कहता है कि विदारिका मेरी पुत्री है, बट भोज सेज, लेकिन भोज क्या कहता है कि विदारिका कुल्लत की पुत्री है। ठीक है, बात किसकी हो रही है? विदारिका की। सुश्रुत वाग्भट क्या कह रहा है कि विदारिका मेरी पुत्री है, बट भोज कह रहे हैं कि विदारिका कुल्लत की पुत्री है। ठीक है, अब देखो सुश्रुत वाग्भट में क्या था? सुश्रुत वाग्भट सेज विदारिका मेरी पुत्री है, तो मेरी से मसूरी का, पुत्री से पुत्रिणी। ठीक है, विदारिका मेरी पुत्री है, समझ आ गया ना? विदारिका मेरी से मसूरी का, पुत्रिणी से पुत्रिणी। बट भोज से, भोज क्या कहते हैं कि नहीं भाई, विदारिका तो कुल्लत की पुत्री है, तो विदारिका कुल्लत की पुत्री है। अब याद रहेगा हमेशा किसने कुल्लत बोला है, किसने मसूरी का बोला है। ठीक है, हो गया। तो क्या था? चरक ने 7 प्रमुख पीढ़िका मानी है, सुश्रुत और वाग्भट ने कितनी मानी है? 10। चरक की 7 प्लस 3 कौन से? विदारिका मेरी पुत्री है। ठीक है, अब काश्यप ने मानी है 8, चरक की 7 प्लस 1 अरुणशिका। अब आता है भोज। आचार्य भोज मानते हैं कितनी? 9। ठीक है, 9 मतलब चरक की 6, 6 मतलब 7 में से विंता नहीं मानी है, और 3 एक्स्ट्रा मानी है कौन सी? कि विदारिका कुल्लत की पुत्री है, तो विदारिका कुल्लतिका और ये पुत्रिणी। ठीक है, हो गया। अब हम इनके लक्षण देखेंगे, अलग अलग विद्यार्थियों के लक्षण बताए गए। जैसे शराविका, शराव मतलब पता है क्या होता है? ऐसे, जैसे घड़ा है ना, घड़ा, घड़े का ढक्कन होता है, जैसा मिट्टी के घड़े का ढक्कन होता है, ऐसा प्याले की तरह ऐसा, तो उससे बोलते हैं शराब। तो क्या होता है? साइड साइड में उठा होता है और बीच में से डिप्रेस्ड होता है। ठीक है, सिंपल। अगर घड़ा को नीचे से, ये घड़ा है ठीक है, उसको यहाँ से तोड़ दिया तो उसका नीचे का जो बेस पार्ट बच रहा है, इस टाइप का कटोरी टाइप्स, तो वो होता है शराविका। शराव मतलब उसको बोलते हैं। तो शराविका कैसे होगी? अंतो उन्नता मध्य निम्नमा। तो अंतो मतलब साइड साइड में से तो उन्नत होगी, वो एक कटोरी है जैसे, साइड से तो उन्नत है और बीच से निम्न है, मतलब डिप्रेस्ड है, तो मध्य निम्न अंतो उन्नता, ये क्या है? शराविका। फिर कच्छपिका, कच्छपिका कैसी होगी? अवगाढ़ महावास्तु परिग्रह। अवगाढ़ मतलब डीप सीटेड होती है। ठीक है, और महावास्तु परिग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महावास्तु परिग्रह है। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखोगे आप? जैसे कच्छपिका है, मतलब कच्छप मतलब कछुआ। ठीक है, तो कछुआ लोग घरों में रखते हैं ना, उसे शुभ माना जाता है। तो वास्तु, वास्तु को देख के भी लोग घर बनाता है ना, तो कछुए को भी अपने घर में रखते हैं, कछुए को भी शुभ माना जाता है। तो फिर जहाँ कछुआ आ रहा है, कच्छप आ रहा है, तो वहां पे वास्तु आएगा। ठीक है, तो जैसे महावास्तु देखना है आपने, कछुए में टिक मारना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जालिनी। जालिनी के बारे में क्या कहा है? महाआशय सूक्ष्म छिद्रा। जालिनी मतलब जाली, छन्नी के जैसा, तो सूक्ष्म छिद्रा तो पता चल जाता अपना। अब महाआशय क्योंकि बहुत सारे छेद है, तो उसने बहुत सारा एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, तो महाआशय बहुत सारा एरिया कवर किया हुआ है। अब सरसपी, सरसपी का क्या है? क्षिप्रपाका महारुजा। अब सरसप मतलब सरसों होता है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सरसों से बहुत जल्दी पक जाता है कोई भी व्रण या कुछ भी, और बहुत ज्यादा रुजा होती है। ठीक है, ऐसे याद, सरसों है, सरसों से पाक होता है और प्लस बहुत रुजा होती है, महारुजा मतलब अत्यंत रुजा, पेन होता है बहुत ज्यादा। सरसों खाते हैं अगर हम, तो सरसों से क्या होता है? बहुत जल्दी पक जाता है कोई भी व्रण है, और महारुजा होती है। अब अलजी, अलजी का क्या लक्षण है? तृष्णा मोह ज्वर और दहती अग्निर इव। ठीक है, अब देखो अलजी, ये कैसा साउंड कर रहा है? कि एलर्जी जैसा है ना, एलर्जी। और देखो एलर्जी में क्या होता है? तृष्णा होती है, मोह होता है, ज्वर होता है, और दहती, दहन होता है, बहुत ज्यादा जलन लगती है। अगर एलर्जी होगी तो जलन होती है, तृष्णा होगी, प्यास लगेगी, मोह, ज्वर। ठीक है, तो आप इसे एलर्जी से कोरिलेट कर सकते हो। एलर्जी मतलब एलर्जी, तो दहा दहती अग्निरेव मतलब इतनी, ये तो टुट्टो एलर्जी वाला लक्षण लग रहा है कि बहुत ज्यादा जलन वलन होती रहती है ना। तो दहती अग्निरेव, तृष्णा मोह ज्वर, तो एलर्जी। ठीक है, अब आ गया विंटर। एलर्जी आपने देखा है ना, किसी पेशेंट को से कुछ खा लिया, कुछ हो गया, तो वैसे एलर्जी होती है, दाने दाने हो जाता है पूरे शरीर में, उसको जलन जलन लगती है, रेडनेस सा हो जाता है ना, तो वो। अब विंता, विंता का क्या लक्षण है? पृष्ठ और उदर में महती नीला पीड़िका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है, बहुत पूछा, ऐसा पूछा था कि महती पीड़िका, नीला पीड़िका, ऐसी। ठीक है, महती अगर वर्ड आ गया, महती, तब विंता आएगा, महती वर्ड आ गया तो विंता आएगा, नीला पीड़िका आ गया, विंता आएगा, पृष्ठ और उदर में जो पीड़िका है तो विंता आएगा। ठीक है, पीठ और उदर में महती पीड़िका, नीला पीड़िका तो विंता। नीला कलर भी याद रखना आपको, नीले कलर की पीड़िका विंता होती है, पीठ और उदर में नीले कलर की बड़ी बड़ी पीड़िका है वो विंता है। अब विद्रदी, विद्रदी 2 प्रकार की होती है, बाह्य और अभ्यंतर।
जो बाह्य विद्धि होती है वो कहाँ होती है, त्वचा, स्नायु, मांस में उत्पन्न होती है और महारुजा उत्पन्न करती है। और जो अभ्यंतर होती है वो हृदय, क्लोम, नाभि, उदर, यकृत, प्लीहा, वृक्क, वंक्षण और वस्ति में होती है। इनके हम अलग से अभी लक्षण देखेंगे, इनको डिटेलिंग में देखना है हमें। अभ्यंतर ये विद्धि है जो। अब पहले साध्य साध्यता देख लेते हैं इन सारी प्रमुख पीड़िकाओं की। तो जो शराविका, कच्छपिका और जालिनी है, ये प्रभूत कफ मेद वाली होती है, मतलब इसमें कफ और मेद बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, कफ और मेद बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है प्रभूत। और दूसरा मतलब कष्ट साध्य होती है, इजीली ठीक नहीं हो पाती। क्यों नहीं ठीक हो पाती, क्योंकि उसमें कफ और मेद बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, किसमें, शराविका, कच्छपित, जालिनी में। अब सर्षपी, अलजी और विंता जो बच जाती है इनको छोड़ के, उसमें क्या होता है, पित्त बढ़ा हुआ होता है, अल्पमेद होता है, देयरफॉर ये साध्य होती है। ठीक है, इसमें क्या था, मेद और कफ बढ़ा था, इसमें मेद अल्प होता है, तो इसलिए ये साध्य होती है। और इसमें पित्त की आधिक्य होता है। अब इसे आप याद कैसे करोगे कि शिकंजा, ठीक है, जिसमें शिकंजा, शिकंजा मतलब शिकंजा कर लेना, तो वो बच नहीं सकता ना, वो दिक्कत आएगी उसको। तो शिकंजा, शिकंजा जिसपे शिकंजा रखा हुआ है तो वो कष्ट साध्य हो गए, जिसपे शिकंजा नहीं है तो वो तो सुख साध्य है। ठीक है, तो शिकंजा जिसपे है तो वो क्या है, दुख साध्य, मतलब कष्ट साध्य। और शिकंजा से कैसा है, श से शराविका, क से कच्छपिका, ज से जालिनी। ठीक है, तो शिकंजा किसमें करा है, शिकंजा मेद और कफ ने बनाया है। शिकंजा मेद कफ की अधिकता होती है तो उससे दूसरा होता है, और क्या है, शराविका, कच्छपिका, जालिनी। और शिकंजे को छोड़कर जो रेस्ट बच रही है प्रमुख पीड़िका है, मतलब सर्षपी, अलजी, विंता, ये सब है सुख साध्य। ठीक है, तो बस आप शिकंजा याद रखो, शिकंजे में तीनों पीड़िका आ रही है, उनको छोड़ के कोई भी पीड़िका आ रही है तो सबको साध्य में टिक लगाना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम देखेंगे अभ्यंतर विद्धि के लक्षण। ठीक है, अभ्यंतर विद्धि कहाँ कहाँ माने थे चरक ने, हृदय, क्लोम, नाभि, कुक्षि, यकृत, प्लीहा, वृक्क, वस्ति, वंक्षण में। ठीक है, अब इधर उत्पन्न होने वाली विद्धि के लक्षण है यहाँ चरक के अकॉर्डिंग, ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग। बीएमएस वाला बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो सिर्फ चरक के अकॉर्डिंग वाला ही देखेंगे। ठीक है, उनको सुश्रुत वाला याद करने की कोई जरूरत नहीं। बट जो पीजी की प्रिपरेशन है, किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमओ की, पीजी किसी के भी, तो उनको ये भी जरूरी है। ठीक है, हर जगह यहाँ पे क्या है, जो ये लक्षण है इसमें चरक ने सुश्रुत से ज्यादा बोला है। बस दो ही जगह है जहाँ सुश्रुत ने चरक से ज्यादा बोला, वो कौन सी है, पहली है नाभि, चरक ने ओनली हिक्का बोला, सुश्रुत ने हिक्का के साथ आटोप बोला। और दूसरा यकृत, चरक कहते हैं श्वास और सुश्रुत कहते हैं श्वास और तृष्णा। ठीक है, अब इसके लक्षण देखते हैं। हृदय, हृदय में क्या बोला चरक ने, तमक, प्रमो, श्वास, कास, तमक श्वास, प्रमो और वैसे श्वास कास। ठीक है, सुश्रुत कहता है सर्वांग्रह और तीव्र शूल। ठीक है, अब क्लोम, क्लोम में चरक कहता है पिपासा, मुक्षोष, गलग्रह। अब देखो ये सब ना इंटरकनेक्टेड है, पिपासा होगी, प्यास लगेगी। अब क्योंकि क्लोम क्या है, उदकव स्रोत का मूल है क्लोम, तो क्लोम पे विद्धि होगी तो क्या होगा, पिपासा लगेगी, और प्यास लगेगी तो मुंह सूखेगा, मुक्षोष, और मुंह सूखेगा तो गले में से लगा जकड़न हो रही है तो गलग्रह। ठीक है, पिपासा, मुक्षोष, गलग्रह क्लोम के लक्षण है, क्लोम में होने वाली विद्धि के। अब सुश्रुत ने ओनली पिपासा बोला है, कहा था ना सब जगह सुश्रुत ने कम ही बोला हुआ है। अब नाभि, यहाँ कम बोला है या बराबर बोला है, ज्यादा बस दो ही जगह, यकृत और नाभि। नाभि में चरक कहता है हिक्का, इसे आप हीना से याद रख सकते हो, हिक्का इन नाभि। ठीक है, हिक्का इन नाभि। अब सुश्रुत के क्या हो गया, हिना को आटोप हो गया, तो हिक्का के साथ आटोप भी है। हिना क्या था, हिक्का इन नाभि था, अब सुश्रुत का आटोप भी ऐड हो गया, तो सुश्रुत की हिना क्या हो गया, अटोप हो गया। तो सुश्रुत में क्या, हिक्का और नाभि, हिक्का और आटोप। अब कुक्षी, कुक्षी में क्या बोला चरक ने, पार्श्व, अंतर, अंश, शूल, मतलब पार्श्व में और अंश के अंतर मतलब बीच में, पार्श्व और अंश के बीच में शूल होगा, पेन होगा। और सुश्रुत क्या कहता है, ओनली वात प्रकोप, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, सारा ही इंपॉर्टेंट है, वात प्रकोप कहता है सुश्रुत। ठीक है, कुक्षी में, कुक्षी मतलब उदर। अब यकृत में क्या कहते हैं चरक, श्वास कहता है। ठीक है, सुश्रुत क्या कहता है, श्वास के साथ तृष्णा। मैंने बताया था ना दो जगह है, नाभि में और यकृत में सुश्रुत ने एक्स्ट्रा बोला है, वरना सुश्रुत ने चरक से कम बोला है या बराबर बोला है। श्वास, श्वास तृष्णा। अब प्लीहा में क्या बोला है, उच्छ्वास, उपरोध, चरक कहता है उच्छ्वास, अपरोध। अब ये ध्यान देना, जो नॉर्मल श्वास है ना, श्वास भी डिस्निया है, डिस्निया है श्वास मतलब। ठीक है, तो श्वास किस में, यकृत में है। अब उच्छ्वास अपरोध मतलब जो इंस्पिरेशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो यकृत ऑब्वियसली, यकृत बड़ा ऑर्गन है स्प्लीन से,
प्लीहा स्प्लीन होती है। यकृत बड़ा ऑर्गन है तो उसमें ज्यादा दिक्कत है, तो उसमें प्रॉपर डिस्नी हो रहा है, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। और प्लीहा में जब हो रही है तो बस इंस्पिरेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, और कौन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। इंस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, अवरोध हो रहा है, और यहाँ पे पूरा श्वास हो रहा है, डिस्नी हो रहा है प्रॉपर। तो आपको ये ध्यान रखना है किसमें श्वास का है, किसमें उच्छ्वास अवरोध का है। तो श्वास का है यकृत में, ठीक है, और सुश्रुत ने तृष्णा भी ऐड किया है। और प्लीहा में क्या कहा है, उच्छ्वास अवरोध, और जो सुश्रुत ने भी सेम कहा है, उच्छ्वास अवरोध, प्लीहा में सेम चरक, ठीक है। अब आता है वृक। वृक मतलब किडनी। किडनी में क्या कहा है, पृष्ठ कटिग्रह, और सुश्रुत कहता है पार्श्व संकोच। अवस्थी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, कृच्छ पूति मूत्र वर्चस्व, ऑब्वियसली बात है ब्लैडर है तो मूत्र से रिलेटेड होगा। कृच्छ पूति मूत्र और वर्च, ये भी ध्यान देना, वर्च भी आ रहा है, ठीक है। वर्च मतलब स्टूल, मूत्र और यूरिन और स्टूल दोनों कृच्छ और पूति होंगे, ठीक है। पूति मतलब गंदी स्मेल वाले। कृच्छ पूति मूत्रता, अब ये देखना आपने सुश्रुत चरक ने क्या कहा, मूत्र वर्च दोनों, और सुश्रुत ने ओनली मूत्र कहा है, ठीक है। वंक्षण, वंक्षण मतलब इंग्वाइनल एरिया, इसमें क्या बोला, सक्ति सात, ऑब्वियसली बात है इंग्वाइनल रीजन से नीचे पैर शुरू होते हैं हमारे सक्ति, तो सक्ति सात वंक्षण में। अब यहाँ पे सुश्रुत ने अलग बोला, कटे पृष्ठ ग्रह तीव्रो। अब देखो पृष्ठ कटे ग्रह चरक ने कहा बोला था, वृक में, और सुश्रुत ने कहा बोला ऐसा ही वंक्षण में। अब देखो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे पृष्ठ कटे ग्रह है, यहाँ पे कटे पृष्ठ ग्रह है, सेम सेम ही है, ठीक है। अब आप कैसे पता लगाओगे, ऐसे एक बस ये दे देंगे कि पृष्ठ कटिग्रह, अब ये किसका लक्षण है, ऑप्शन में ये भी होगा ये भी होगा, चरक सुश्रुत कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। कुछ आचार्य का नाम नहीं लिखा है, बस लिखा है कि ये लक्षण, अब बताओ किसका है। तो वृक भी होगा, वंक्षण भी होगा, वैसे तो इसका मतलब यही हो रहा है ना, कटे पृष्ठ, पृष्ठ कटे, बट अगर आप वक्षण टिक मारोगे वो सही नहीं होगा, आपको वृक टिक मारना है। क्यों, क्योंकि पृष्ठ पहले तो वृक में है ना, इसमें तो कटी पहले है। तो यहाँ पे आयुर्वेद में क्या होता है ना, वर्ड एज इट इज पकड़ना पड़ता है, भले उसका हिंदी मीनिंग सेम हो, बट संस्कृत से ही आप याद करोगे, ठीक है। तो आप ऐसे माइंड में सेट करोगे, पृष्ठ पहले है तो वो वृक का है, अगर कटी पहले है तो वो वंक्षण का है। और इतना ध्यान रखो कि वंक्षण, वंक्षण का सुश्रुत ने ये वंक्षण में बोला है, चरक ने ये वृक में बोला है, ठीक है। वृक में सुश्रुत ने क्या बोला, पार्श्व संकोच, क्योंकि दोनों पार्श्व में होती है ना किडनी, तो पार्श्व संकोच, ये ध्यान रखो। पृष्ठ पहले आया तो वृक, और कटी पहले आया तो वंक्षण, हो गया। अब सुश्रुत ने एक एक्स्ट्रा बोला, गुदा। गुदा में वो क्या होता है, वात निरोध होता है, ये ध्यान देना, वात प्रकोप वात निरोध, ठीक है। वात प्रकोप किसमें हो रहा था, कुक्षी में, वात प्रकोप कुक्षी में हो रहा था, मतलब उधर, और वात निरोध कहाँ हो रहा है, गुदा में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बार बार रिवाइज करिएगा तो ये याद होगा। अब चरक ने कफज विद्युति के लक्षण में क्या बताया है, सर्वासु च महत्स शूलम विद्युदेशु उपजायते, मतलब सर्वासु मतलब सारी जितनी विद्युतियां हैं उनमें सबसे ज्यादा शूल किसमें होता है, वातज विद्युति में, ठीक है। सर्वासु च महत शूलम मतलब महति शूलम, बहुत ज्यादा शूल हो रहा है। अब देखो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, अगर सीधा ही कोटेशन आ गई तो हम किस में टिक करेंगे, महत से शूलम सबसे ज्यादा शूल वातज, क्योंकि वात पेन के लिए कही जाती है ना, बट यहाँ पे वात नहीं है, कफज है, तो कफज विद्युति में सबसे ज्यादा शूल होता है, ठीक है। अब देखो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये विद्युति क्या है, प्रमेय पीड़िका का एक प्रकार है, ठीक है, उसमें अभ्यंतर विद्युतियां चल रही है। तो प्रमेय पीड़िकाओं में जो हमने दुख साध्य पढ़ी थी, कष्ट साध्य, तो वो क्या थी, प्रभुत कफ मेद सह, मतलब कफ और मेद की अधिकता वाली थी, वो शिकंजा वाली, तो वो कृच्छ साध्य थी, है ना। तो अब इसमें भी कफ है, तो कफज तो क्या होगी, सुख साध्य तो नहीं होगी, तो सबसे ज्यादा जो पेन उत्पन्न करेगी वो कफ वाली विद्युति ही उत्पन्न करेगी, क्योंकि प्रमेय पीड़िका के अंदर है, नॉर्मल कोई डिजीज नहीं है, और प्रमेय पीड़िका के अंदर वो कष्ट साध होती है जिसमें कफ और मेद बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए कफज विद्युति में होगा कि सारी विद्युति में सबसे ज्यादा पेन। तो ये कोटेशन आपको ध्यान रखनी है, माइंड में सेट करनी है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, माइंड में सेट रखो। सर्वासु च महत्स शूलम विद्युदेशु उपजायते कफज विद्युति। अब सुश्रुत ने वातज पित्तज कफज विद्युति के लक्षण बताए जो इंपॉर्टेंट है, आते भी है। तो वातज विद्युति का चित्र उत्थान प्रपाक, फिर पित्तज का पक्व उदुम्बर संकाशम व क्षिप्र उत्थान प्रपाक, और कफज का है चिर उत्थान प्रपाक। चित्र और क्षिप्र मतलब ये होता है कि जल्दी, मतलब जल्दी उठती है, जल्दी उत्पन्न होती है, और जल्दी पाक भी हो जाता है उसका, ठीक है। चित्र उत्थान प्रपाक मतलब जल्दी ही उत्पन्न होती है, उठती है, और जल्दी पक भी जाती है, ठीक है। और कफ का लेकिन क्या है, चिर मतलब लेट से उत्थान, लेट उठती है और लेट पकती है। तो आपको ये तीन वर्ड याद रखना है कि चित्र किसमें का है, क्षिप्र किसमें का है, और चिर किसमें का है। चिर तो याद रहता है कि ऑब्वियसली बात है, कफ तो ढीला है ना, कफ में लेट से होगा, है ना, कफ क्योंकि लेट करता है, वात शीघ्र करता है, पित्त भी शीघ्र होगा, तो आपको चिर
ऑब्वियस सी बात है कफज में होगा। आपको इनका ध्यान रखना, चित्र किसमें कहा है और शिप्र किसमें कहा है, ठीक है। तो चित्र कहा है वात में और शिप्र कहा है पित्तज विदधि में, ठीक है। अब पश्चिमान विदधि के लक्षण में चरक कहते हैं कि वृश्चिकैर इव दह्यते, ठीक है। जो भी जो बीएमएस के बच्चे देख रहे हैं, जो अगर मैं अलग अलग आचार्य का बता रही हूँ तो मैं मार्क करूंगी ऐसे कि सुश्रुत वाग, बट अगर मैं मार्क नहीं कर रही हूँ तो वो पूरा चरक का ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम चरक का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चरक सूत्र 17, ठीक है। तो पश्चिमान विदधि के क्या लक्षण है, वृश्चिक दह्यते, मतलब वृश्चिक के समान दहन होता है उसमें, और शस्त्र अस्त्र भिद्यते, शस्त्र और अस्त्र से काटने के जैसी पीड़ा होती है, और उल्मुख कैर इव दह्यते, उल्मुख मतलब अंगीठी, जो अंगीठी जलाते हैं उसके जैसा दहन होता है। तो पश्चिमान विदृति मतलब क्या होता है, जैसे हमारे कोई फोड़ा फुंसी हो रहा है, फोड़े मतलब बॉयल हो रहा है फोड़ा, ठीक है, बॉयल हो रहा है, तो वो जब पक रहा होता है ना, जब रेड रेड होता है तो सबसे ज्यादा पेन करता है वो, पकने के बाद ज्यादा पेन नहीं होता, बट जब पक रहा होता है वो रेड कलर का होता है तब सबसे ज्यादा जलन पेन होता है। तो वही कंडीशन है ये, ठीक है। वृश्चिक के जैसे दहन हो रहा है, शस्त्र अस्त्र से काटने के जैसे दहन हो रहा है, उल्मुख उल्मुख के जैसा दहन हो रहा है, उल्मुख मतलब अंगीठी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आता है, आपको माइंड में रखना है। अब श्राव के अकॉर्डिंग भी बताया हुआ है, अगर रूक्ष फेनिल श्राव होगा तो ऑब्वियस सी बात है वातज विदृति, रूक्ष फेनिल सब वात के लिए यूज होता है वर्ड्स। तिल माश कुल्लथ जैसा उदस सन्निभम, मतलब तिल माश और कुल्लथ के पानी के जैसा श्राव होगा तो पित्तज विदृति, ठीक है। तिल माश कुल्लथ तो पित्तज, रूक्ष फेनिल श्राव तो वातज विदृति। अब दोषों की गति बताई हुई है, यहाँ पे 3 प्रकार से दोषों की गति बताई है। क्षय स्थान वृद्धि, क्षय मतलब डिक्रीज हो रहा है, स्थान मतलब नॉर्मल क्वांटिटी पे अपने, और वृद्धि मतलब बढ़ रहा है वो, ठीक है। और उधर अधर तिर्यक बताई हुई है, और तीसरी बताइए कोष्ठ शाखा मर्म अस्थि संधि। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है रेफरेंसेस, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं यहाँ पे जो पूछे जाता है। पहला आता है चय प्रकोप प्रशम पित्तादिनाम यथाक्रमम, और आगे आगे जो भी कुछ पूरा श्लोक है, जैसे आप देखो चय प्रकोप प्रशम और पित्तादिनाम करके, तो टिक मारोगे आप चरक सूत्र 17 चैप्टर, ठीक है। और दूसरा है दोषा प्रवृद्धा स्वलिंगम दर्शयन्ति यथाबलम क्षीणा जहति लिंगम स्वम समाम स्व कर्म कुर्वन्ते। इसका मतलब यह है कि दोष जब प्रवृद्ध होते हैं, मतलब वृद्धि होती है दोषों की, बढ़ते हैं वो, ठीक है। स्वलिंगम मतलब स्वलिंगम दर्शयन्ति, अगर दोष बढ़ते हैं तो अपने लक्षण दिखाता है। जैसे वात है, वात बढ़ेगा तो अपने लक्षण दिखाएगा। वात के लक्षण क्या होता है, रूक्षता होना, पेन होना, है ना, तो ये सब लक्षण दिखाएगा, लघुता होना, ये सब करेगा वो। और जब पित्त बढ़ेगा तो क्या करेगा, जलन करेगा, दाह उत्पन्न करेगा। कफ बढ़ेगा तो क्या स्थामित्य करेगा वो, है ना, भारी भारी लगेगा हमें। तो दोष प्रवृद्ध हो रहा है तो स्वलिंगम दर्शयन्ति, अपने लक्षण दिखा रहे हैं। यथा बलम, यथा बल से, जितना ज्यादा बल में उत्पन्न उतना ज्यादा लक्षण दिखाएंगे, ठीक है। ये लाइन का मतलब समझ आ गया, दोषा प्रवृद्धा स्वयं लिंगम दर्शयन्ति यथा बलम। अब नेक्स्ट लाइन क्षीणा जहति लिंगम स्वम, जो क्षीण हो रहे हैं उनके लक्षणों में कमी आ जाती है। समा स्वयं कर्म कुर्वन्ते, जो सम है, समावस्था में है नॉर्मल, वो अपने नॉर्मल कर्म करता है, ठीक है। तो इसका भी रेफरेंस पूछ लेते हैं कभी कभी, तो चरक सूत्र 17 चैप्टर। अब आता है लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, और ये सब आप सबने सुना भी होगा, ठीक है, बट हमें रेफरेंस नहीं याद रहता। जैसे क्या है, प्रकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते स चैव ओजः स्मृत काय स च पापम उपदिश्यते, मतलब कि जो प्राकृत कफ है उसी को हम बल कहते हैं, ठीक है, और जो विकृत कफ है उसको मल कहते हैं। जैसे देखो प्राकृत कफ जो है श्लेष्मा, उसी को हम बल कहते हैं, और विकृत कफ क्या है, मल है, ठीक है। जैव ओजः स्मृत, और वही ओज है, ओज क्या है, प्राकृत कफ इज इक्वल टू बल इज इक्वल टू ओज, और विकृत कफ इज इक्वल टू मल इज इक्वल टू पाप, पापमा उपदिश्यते, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, कहाँ लिखूं, जैसे प्राकृत कफ है, ठीक है, प्राकृत कफ है, जैसे यहाँ लिखती हूँ मैं, देखो जैसे प्राकृत कफ है इज इक्वल टू क्या है, प्राकृत कफ बल इज इक्वल टू ओज, ठीक है। अब विकृत कफ है इज इक्वल टू क्या है, विकृत कफ मल इज इक्वल टू पाप, ये
समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे भी याद होना चाहिए, हिंदी वाइज दोनों। प्राकृत कफी बल है वही ओज, और विकृत कफी मल है वही पाप है, ऐसे। और आपको ये कोटेशन का मतलब ये ऐसे आएगा तो आपको रेफरेंस भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहा गया। ऐसे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृत कफ को ओज कौन से चैप्टर में कहा गया। तो चरक सूत्र 17 केंद्र शिरे से अध्याय। तो बस यहीं पे चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।